अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। हुक्म, वो पूरे खलूस से बोला, एक तो मिस सेराब की हिफाजत और देखभाल, और दूसरा काम हमें वहाँ जाने के लिए और वहाँ जाने के बाद जिस किस्म के सामान या मदद की ज़रूरत होगी वो तुम मुहैया करोगे। ज़रूर, मगर वो सामान मैं आपको स्याह महल की बाड़ से बाहर पहुंचाऊंगा, आगे नहीं आऊंगा। मंजूर, फारूकी ने हाथ उठाकर कहा। ये तो तय हो गया फारूकी साहब, मगर आपने अभी शम्मा को साथ ना ले जाने के लिए किसी खास वजह का जिक्र किया था। वो क्या वजह है? सेराब ने दरमियान से बात का रुख अपनी तरफ फेर लिया। वो वजह बड़ी साफ है सेराब साहब, मगर चूंकि आप लोगों को इसकी इब्तदा के बारे में कुछ मालूम नहीं, इसलिए आपका जहन उस तरफ नहीं जा सका। मैंने अब तक के वाक़यात में एक बात बड़े गौर व फिक्र के बाद अख़ज़ की है, और वो ये कि जब अरफा गायब हुई थी तो वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब 3 साल कबल एक जोड़ा स्याह महल गया और उन दोनों में से औरत गायब हुई, तब भी तहकीक से पता चला कि वो औरत प्रेग्नेंट थी, और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मिसेस सेराब इन दिनों प्रेग्नेंट हैं। फारूकी ने एक हल्की सी नज़र शम्मा पर डाली, फिर उसकी दोरस निगाहें सेराब के चेहरे पर जम गई। शम्मा का चेहरा शर्म से एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ, फिर वो जैसे सहम कर जर्द हो गई। यही हाल सेराब का हुआ। उसके चेहरे पर जर्दी लहराई और वो परेशान सा हो गया। क्या मैंने दुरुस्त कहा मिस्टर सेराब? फारूकी ने आहिस्ता से पूछा। जी हाँ, सेराब ने उससे भी आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। फारूकी ने एक गहरा सांस लिया। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला कि आप लोगों के पीछे किसी गैर मरई कुव्वत का हाथ है, जो आप वहाँ से सही सलामत निकल आए। ऐसी कौन सी कुव्वत हो सकती है फारूकी साहब? सेराब संभला। शायद कलंगा, फारूकी ने पुरख्याल लहजे में कहा। हाँ। ज़रा देर सोचने के बाद सेराब ने भी जैसे उसकी बात से इत्तफाक कर लिया। शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं सेराब। अचानक शम्मा की कमज़ोर सी आवाज़ उभरी। वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। शम्मा का चेहरा उतरा हुआ था और वो परेशान नज़रों से उनको देख रही थी। सेराब उठकर उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मिसेस सेराब, अगर आप मुझ पर एतमाद कर सकें तो मुझे कह दीजिए कि आपकी होने वाली औलाद को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। उसकी हिफाजत इस तरह होगी कि आप सोच भी नहीं सकती। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचना होता तो आप स्याह महल से सही सलामत कभी ना लौट पाती। फारूकी ने बराह रास्त शम्मा को मुखातिब किया और बात जैसे उसके दिल में उतर गई। चंद ही लम्हों में वो पुरसुकून हो गई। सेराब वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। तो सेराब साहब, अब मज़ीद देर करने के बजाय मामला फ़ाइनल कर लिया जाए। जी मैं तैयार हूँ, सेराब ने फारूकी के जवाब में कहा। तो तय ये हुआ कि कल सुबह हम दोनों स्याह महल चलेंगे। दुरुस्त है, मगर वहाँ जाकर करेंगे क्या और कैसे? हम दोनों मिलकर वहाँ का कोना कोना छान मारेंगे। वहाँ जाकर ही उसके इसरार को बेपर्दा किया जा सकता है सेराब साहब, फारूकी ने सेराब की आंखों में झांकते हुए कहा। सेराब दिली और ज़हनी तौर पर पहले ही इस अमर के लिए तैयार हो चुका था। वो तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन था जो अपनी मोहब्बत और दौलत भरी दुनिया में मगन था, खुश था। दफ्तर, घर, शम्मा और सैर सपाटा, ये उसकी कुल कायनात थी। मगर अब वो इस मामले में यूं पुरजोश दिखाई दे रहा था जैसे वो पैदा ही इस किस्से को निपटाने के लिए हुआ था। शमरोज़ खान, तुम हमारे लिए चंद चीज़ों का इंतज़ाम करो, फारूकी ने जेब से कलम और डायरी निकालते हुए कहा। जी आप बताइए, मैं अभी इंतज़ाम किए देता हूँ, वो जल्दी से बोला। फारूकी ने डायरी के एक सफ़े पर कुछ चीज़ें लिखी और कागज़ फाड़कर शमरोज़ के हवाले कर दिया। कलम जेब में रखा और पैंट की जेब से पर्स निकाला। ये रखो, हिसाब बाद में करेंगे। फारूकी ने पर्स में से हज़ार के 10-12 नोट निकाल कर शमरोज़ को थमा दिए। फारूकी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? शमरोज़, पैसे वापस करो, मैं खुद करूँगा ये सारा खर्च, सेराब जल्दी से बोला। अरे सेराब साहब, आप किन तकल्लुफ़ात में पड़ गए? फारूकी हंसा। भाई, ये कौन सा लाखों करोड़ों का मामला है, इनमें से भी बच जाएंगे, और वैसे भी मुझे आज तक पैसे वालों की नहीं, आप जैसे साफ नीयत पुरखलूस
और अच्छे लोगों की तलाश थी। ये अलग बात है कि आप लोगों का ताल्लुक भी इन हालात से निकल आया। बहरहाल आप तकल्लुफ़ ना करें, हम सब का तमाम एहसासा मुश्तरका है। समझिए ये भी आप ही के पैसे हैं। वो तो ठीक है फारूकी साहब, मगर ये है ज़्यादती। आप इस वक्त के बाद कोई खर्चा नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे आप खुश। फारूकी फिर हंसा। जाओ भाई शमरोज़ खान, तुम आज ही ये सामान मंगवा लो। कल सुबह हमें सूरज निकलते ही रवाना हो जाना है। आप फिक्र ही ना करें जी, मैं 2-3 घंटे में ये चीज़ें मंगवा लूँगा। बल्कि मैं खुद ही जाता हूँ। वो उठ गया। मैं यही कहने वाला था शमरोज़ खान कि तुम खुद जाओ, किसी पांचवें आदमी को इस बारे में भनक नहीं पड़नी चाहिए। सैराब ने तंबियां की। मैं समझ गया साहब। शमरोज़ सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। शाम हो रही थी जब शमरोज़ अपनी खटारा जीप में उनका मतलूबा सामान ले आया। सामान उसने फारूकी के कमरे में पहुंचा दिया। फारूकी ने सैराब को वहीं बुलवा लिया। सैराब ने देखा कमरे के फर्श पर एक छोटी सी चटाई पर कुछ सामान पड़ा है, जिसे फारूकी उलट पुलट कर जांच रहा था। आइए आइए सैराब साहब, देखिए शमरोज़ सामान ले आया। फारूकी ने उसे देखकर सीधे खड़े होते हुए कहा। सैराब भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। फिर दोनों फर्श पर पैरों के बल बैठ गए और सामान का जायज़ा लेने लगे। सामान में पानी की 2 बड़ी छागलें, 2 रिवाल्वर, उनके राउंड, 2 ताकतवर दस्ती सर्चलाइट्स, 2 हथौड़े, 2 छेनियाँ और एक मजबूत नायलॉन की रस्सी का गुच्छा शामिल था। रिवाल्वर तो मेरे पास मौजूद था फारूकी साहब। सैराब ने अपनी हिप पॉकेट से रिवाल्वर निकाला और फारूकी के सामने कर दिया। ओ, मुझे मालूम नहीं था। चलिए, 1 से 2 भले, 2 से 3 भले, फारूकी ने हंसकर कहा। बाकी के सामान के बारे में सैराब ने कुछ खास पूछने वाली बात महसूस ना की, इसलिए खामोश रहा। फारूकी ने सामान के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा सैराब के हवाले किया और कहा, ये आप अपने बैग में रख लीजिएगा। खाने का कुछ खुश्क डब्बों का ज़ख़ीरा मैंने शमरोज़ खान के पास रखवाया है। वो सुबह जाते हुए अपने अपने बैग में मुंतकिल कर लेंगे। पानी के लिए छागलें काम दे जाएंगी। पता नहीं वहाँ अंदर पानी मिले ना मिले। हाँ, और ना जाने पानी पीने का मौका भी मिले या ना मिले। सैराब ने मज़ा पैदा करने की कोशिश की। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए सैराब साहब, वो बहुत बेहतर करेगा। फारूकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये मेरा भी यकीन है फारूकी साहब, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा है, हर किस्म के हालात में हंसने खेलने वाले लोग कभी नाकाम नहीं होते। फारूकी हंस पड़ा। तो मैं चलूं? सैराब ने अपने हिस्से का सामान समेटते हुए कहा। ज़रूर, अब सुबह मुलाकात होगी। शबा खैर। फारूकी ने खिड़की से बाहर बढ़ते हुए अंधेरे पर निगाह दौड़ाकर कहा। शबा खैर। सैराब दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुबह तुलू आफ्ताब के फ़ौरन बाद शमरोज़ खान खुश खुराक के चंद डब्बे ले आ धमका। सैराब तैयार था। बैग में वो डब्बे रखकर उसने जिप बंद की। शम्मा उसके पहलू में खड़ी थी। फारूकी ने खंगार कर अपनी आमद का ऐलान किया। चलें सैराब साहब, वो दरवाजे से ही बोला। बिल्कुल। सैराब ने बैग के स्ट्रिप में से बाजू गुजारे और उसे कमर पर लाद लिया। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। और मिसेस सैराब, वो शम्मा की तरफ मुतवज्जो हुआ, आप कतई ना घबराइएगा। शमरोज़ खान इधर मौजूद है, बस आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। फारूकी साहब, शम्मा ने उसे जैसे मलतजी निगाहों से देखा। मेरे सैराब की जिम्मेदारी आप पर है। वो बेहद जज्बाती हो रही थी। मिसेस सैराब, फारूकी ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मेरा आपसे वादा है, मैं वापस आऊं या ना आऊं, सैराब को कुछ नहीं होगा। उसका लहजा बेहद अजीब था। दोनों की नज़रें मिली और शम्मा के जहन में वो साया लहरा गया जो उसके कमरे की खिड़की पर लहराया था। उसका सारा बदन झंझना उठा। खुदा हाफिज। फारूकी के होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी और वो पलटा और दरवाजे से निकल गया। खुदा हाफिज सैराब, शम्मा ने बदिल ख्वास्ता कांपते लबों से कहा। दोनों के हाथ धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए। सैराब ने रुख फेरा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। शम्मा का जी चाहा उसे रोक ले, उसे आवाज़ दे ले, उसके साथ चली जाए, मगर उसके कदम मन बन भर के हो गए। ज़ुबान खुश्क हो गई, गला रुंध गया। खुदा हाफिज जानम। उसके कानों में सैराब के आखिरी अल्फाज की बाज़ गश्त रक्सा थी। फिर किसी गाड़ी के
اسٹارٹ ہونے اور روانہ ہو جانے کی آواز نے جنم لیا۔ دھیرے دھیرے انجن کا شور دور ہوتا چلا گیا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں پاس پڑی کرسی پر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اسے ان کو بڑھنے سے روکنا تھا۔ سیراب نے اسے رونے سے منع کیا تھا۔ بے اختیار اس کا سر جھک گیا اور دل بارگاہ الہی میں سیراب کے لیے سراپا دعا ہوتا چلا گیا۔ سیاہ محل ہلکی دھوپ کی تمازت میں دور سے ایک ایسے برباد ویرانے کی مان دمک رہا تھا جس کی داستان صفحۂ ارض سے مٹاتے مٹاتے وقت بھی ہانپنے لگ گیا ہو۔ شمروز خان سیراب اور فاروقی کو سیاہ محل کی ممنوعہ باڑ کے پار اتار کر اپنی کھٹارہ جیپ میں واپس جا چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے سفری بیگ کاندھوں پر لٹکائے باڑ عبور کر کے سیاہ محل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے اور آنکھیں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بار بار سیاہ محل کے چمکتے کھنڈرات کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ انہوں نے ریوالور پاکٹ سے نکال کر بیلٹوں میں اڑیس لیے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پر 1 سیکنڈ کے وقفے میں وہ انہیں استعمال کر سکیں۔ ابھی صرف صبح کے 9 بجے تھے مگر ان کو لگ رہا تھا جیسے دن آدھے سے زیادہ نکل چکا ہو۔ وادی کیلاش کا یہ علاقہ سرسبز و شاداب اور موسم سردی کا تھا، پھر بھی ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ان کے مسام پسینہ اگلنے کی رفتار بڑھاتے جا رہے ہیں۔ سیاہ محل کے باڑ والے حصے کے باہر دائیں طرف ایک قدرتی چشمہ تھا جو اب بھی رواں تھا۔ انہوں نے اندر آنے سے پہلے اپنی اپنی چھاگلیں وہاں سے بھر لی تھی جو ان کے کاندھوں پر لٹک رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ سیاہ محل کے ایک عین سامنے پہنچ کر رک گئے۔ فاروقی نے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر ایک بھرپور نظر محل کے کھنڈرات پر ڈالی اور ارد گرد گھوم کر دیکھا۔ سیراب بھی یہی کچھ کر رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر جیسے نظروں ہی نظروں میں فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے بیگ کی سائیڈ زپ کھول کر اپنی اپنی سرچ لائٹ نکال کر ہاتھ میں تھامی، زپ بند کی اور پہلو با پہلو کھنڈرات کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ان کے قدم اسی آدھی چھت والے ہال میں آ کر رک گئے جہاں 2 دن قبل سیراب اور شمع آ چکے تھے۔ ماحول کی آسیب زدگی میں یکا یک بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ سیراب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کن پٹیوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور سارے بدن میں چونٹیاں سی ریگنے لگی تھیں۔ دل کی دھک دھک اسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اس دیوار میں موجود جنگلے کے پیچھے وہ بوڑھا نمودار ہوگا اور اس کے خوفناک کہکوں اور کسی عجیب و غریب نامونوس زبان پر مبنی چیختے جملوں سے سارا محل گونج اٹھے گا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ دیوار میں لگا جنگلہ اداس اور محیب سناٹے کی آنکھوں سے ان کو گھورتا رہا۔ اسی وقت فاروقی نے اس کا بازو تھاما تو وہ چونک پڑا۔ کچھ کہے سنے بغیر وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا اور اس جنگلے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ دیوار میں نصب وہ لوہے کی سلاخوں والا جنگلہ اب ان کے بالکل سامنے تھا۔ اسی جنگلے کے پیچھے دیکھا تھا آپ نے اس بوڑھے کو؟ فاروقی کی آواز جیسے حال کی دیواروں سے لڑ پڑی۔ سیراب نے جواب دینا چاہا مگر محض اثبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، فاروقی یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ سیراب نے اس کے عقب میں قدم بڑھائے۔ جنگلے کے قریب پہنچ کر فاروقی نے اس کے اندر جھانکنے لگا۔ سیراب کی ہمت پر خوف کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، تاہم اس نے فاروقی کی تلقین پر سلاخوں سے ماتھا ٹکا کر اندر جھانکا۔ یہ کوٹھڑی کا حصہ تھا جو اندر سے خالی پڑی تھی۔ کوٹھڑی کے اندر سرچ لائٹ سے روشنی پھینکی گئی مگر اندر کوئی دروازہ یا کوئی اور کھڑکی نہ تھی، یعنی اس کوٹھڑی کا واحد راستہ، کھڑکی، روشن دان یا دروازہ صرف اس جنگلے کو کہا جا سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کوٹھڑی ایک ایسا مقبرہ تھی جس کے اندر جانے یا باہر آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، یعنی وہ سلاخوں والی کھڑکی، مگر اس سے نہ تو اندر جانے میں کوئی انسان کامیاب ہو سکتا تھا نہ باہر آنے میں۔ پھر ایک بات اور بھی تھی کہ کوٹھڑی کی دیواریں بے حد مضبوط اور اب تک وقت کی دست برد سے محفوظ تھیں۔ یہ تو بالکل خالی ہے، سیراب نے مایوسی سے کہا۔ ہاں، فاروقی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، کیا مطلب؟ سیراب چونکا۔ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹھڑی دراصل خالی نہیں ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے سیراب صاحب؟ آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ اس کوٹھڑی کی سلاخوں والی کھڑکی کے پیچھے آپ نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو کہکے لگاتے اور چیختے چلاتے سنا تھا، دیکھا تھا۔ سیراب پر ایک وحشت کا سا حملہ ہو گیا۔
اس کا دم جیسے گھٹن کا شکار ہونے لگا۔ فاروقی اور اس کی دھیمی آوازوں نے بھی حال میں ایسی زبردست گونج اور باز گشت پیدا کر دی تھی کہ اس کا جی چاہا وہاں سے نکل بھاگے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا فاروقی صاحب، وہ تلخی سے بولا۔